और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बताते हैं। पार्टी परिवार छोड़ने के बाद रोहिणी का नया पोस्ट, रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है और उन्होंने कहा एक बेटी, एक बहन, महिला, मां को जलील किया गया। रोहिणी आचार्य ने लिखा है सच का समर्पण नहीं किया इसलिए बेइज्जती झेलनी पड़ी। रोहिणी आचार्य का पोस्ट है, एक बेटी को मजबूरी में अपने मां बाप को छोड़ना पड़ा। रोहिणी आचार्य ने ये बड़ी बातें अपने पोस्ट में लिखी हैं। मुझसे मेरा मायका तक छुड़वाया गया, अनाथ बना दिया गया मुझे। रोहिणी आचार्य ने ये बड़ी बातें आज ट्विटर पर पोस्ट करके कही है, एक्स पर पोस्ट करके कही है, माफ कीजिएगा। बड़ी बातें रोहिणी ने, सच का समर्पण नहीं किया इसलिए बेइज्जती की। रोहिणी आचार्य ने लिखा एक बेटी को मजबूरी में अपने मां बाप को छोड़ना पड़ा। बड़ी बातें लिखी है उन्होंने। परिवार छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य का भावुक पोस्ट, एक बेटी, बहन, महिला, मां को जलील किया गया। हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर उनका एक्स पर किया गया यह पोस्ट दिखा रहे हैं जिसमें रोहिणी आचार्य ने यह सभी बातें लिखी हैं। मैं आपको बता दूं, रोहिणी आचार्य कल रात दिल्ली आ गई थी। इस तरह की खबर आई थी कि उनके साथ काफी तीखी नोकझोंक बहस भी हुई कल परिवार में। अब यह समझ में आ रहा है इस पोस्ट के बाद कि कल किस तरह का बर्ताव हुआ, जिसका जिक्र उन्होंने किया कि कल घर में रोहिणी आचार्य के ऊपर चप्पल तक उठाया गया। कल रात जब वो दिल्ली पहुंची थी तब एयरपोर्ट पर उन्होंने कुछ पत्रकारों से बात करते हुए यह कहा था कि चप्पल तक उठा करके उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, इस तरह का व्यवहार किया गया था, जलील किया गया उन्हें। और आज एक्स पर रोहिणी आचार्य ने खुद पोस्ट करके कहा है, परिवार छोड़ने के बाद यह पोस्ट किया उन्होंने जिसमें वो कहती हैं एक बेटी, एक बहन, महिला, मां को जलील किया गया। बिल्कुल खोल करके रख दिया उन्होंने कि किस तरह का बर्ताव उनके साथ हुआ कल परिवार में। सच का समर्पण नहीं किया इसलिए बेइज्जती झेलनी पड़ी, यानी कि कल उनको घर के अंदर ही बेइज्जत किया गया। इसके पहले हमने देखा था किस तरह से तेज प्रताप यादव ने भी घर छोड़ा था। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। रोहिणी के गंभीर आरोप जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए, तेज प्रताप यादव का आक्रोश, उनके सगे भाई तेजस्वी यादव से भी बड़े हैं वो उम्र में, उन्होंने पोस्ट करके कैसे बहन का बचाव किया। और ये तीसरा देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, लालू तेजस्वी किस तरह से इस मामले पर अभी तक खामोश हैं। परिवार के मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी तरफ से एक शब्द अभी तक नहीं कहा गया है, ना ही उनके भाई तेजस्वी यादव की तरफ से इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया अभी तक दी गई है। जबकि परिवार के दूसरे सदस्य जो पार्टी छोड़ चुके हैं, परिवार छोड़ चुके हैं, तेज प्रताप यादव अपनी बहन के बचाव में आए हैं और उन्होंने बचाव में यह पोस्ट किया है जो हम आपके सामने कह रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीर आपके सामने। लालू परिवार में झगड़े पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा हमला करी है। बीजेपी के अमित मालवीय का पोस्ट, बीजेपी के अमित मालवीय और निशिकांत दुबे, इन दोनों ने पोस्ट किया एक्स पर और लिखा है जिस बेटी ने किडनी दी थी लालू यादव ने उससे ज्यादा बेटे को तरजीह दी। ये अमित मालवीय का ट्वीट है, पोस्ट किया उन्होंने एक्स पर। लालू परिवार से महिला सम्मान की अपेक्षा अनुचित है, यह अमित मालवीय ने पोस्ट किया है। और वो कहते हैं ये पितृ सत्तात्मक, महिला विरोधी और पुरुष प्रधान मानसिकता का चेहरा है। अमित मालवीय ने इस पर प्रहार किया है। लालू परिवार के अंदर जो द्वंद्व मचा है उसको लेकर उनका यह पोस्ट सामने आया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का भी पोस्ट है। अभी हम आपको स्क्रीन पर जो पोस्ट दिखा रहे हैं वो अमित मालवीय का पोस्ट है। निशिकांत ने भी पोस्ट किया है, औरंगजेब और तेजस्वी में क्या समानता, ये प्रश्न उन्होंने अपने पोस्ट में किया है। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। निधि श्री पटना से हैं और दिल्ली से अहमद बिलाल। सबसे पहले मैं चलता हूं निधि के पास। निधि, पटना में तो भूकंप आ गया होगा इस तरह के पोस्ट के बाद। लालू परिवार की तरफ से अभी तक लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिल्कुल, एक खामोशी है जो लालू परिवार में बरकरार है। चूंकि मैं लालू के घर के बाहर ही मौजूद हूँ, 10 सर्कुलर रोड। आमतौर पर यहाँ पर हलचल होती है, भीड़ भाड़ होती है, लेकिन जब से रिजल्ट आया है उसके बाद से ये गेट पूरी तरह बंद है और कल से लालू यादव को देखा भी नहीं गया है बाहर एक बार भी निकलते हुए। और आज की तारीख में जब रोहिणी आचार्य का दूसरा ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, ये बड़ी बात है।
रोहिणी आचार्य पहले तो एक्स पर पोस्ट करती हैं और उसके बाद बीती रात हमने देखा कि किस तरीके से वो दिल्ली निकल जाती हैं और एयरपोर्ट पर बयान देती हैं। रोहिणी जो कि इतने दिनों से बच बचाकर चल रही थी, बहुत कुछ उनके मन में था, गुबार था, वो सब छुपा कर रखी हुई थी, मीडिया के सामने संयमित बयान दे रही थी, लेकिन दूसरा ताबड़तोड़ उनका ये दूसरा पोस्ट आया है। आशीष, ये गौर करने वाली बात है कि रोहिणी किस तरह से दुखी है, ये उनके पोस्ट से जाहिर होता है। निधि, ये कहना उनका कि किडनी थी और उसके बाद ये उन्होंने चप्पल उठा करके उन्हें मारने की कोशिश की गई तो घर के अंदर ही तो थी ना, घर के अंदर में ही कोई। चलिए, पहले रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा कल, जिसका आप जिक्र कर रही थी, वो अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाते हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। कितनी बड़ी बातें बोली। कल जब रोहिणी यहाँ दिल्ली पहुंची, अपने सहयोगी बिलाल के पास चलता हूं। बिलाल, जो बात मैं निधि से कह रहा था कि रोहिणी ने जो बात कही है, घर के अंदर आखिर कौन सदस्य थे? तेजस्वी यादव, लालू यादव, उनकी मां राबड़ी देवी और परिवार के दूसरे सदस्य। चप्पल उठा के मारने की कोशिश किसने की? मुझे आप बताएं, आप दिल्ली में वहां पर हैं जहां रोहिणी आचार्य आके रह रही हैं। क्या कोई संवाद हो पाया, कोई बात हो पाई, किसी तरह की कोई जानकारी आपको मिली अभी तक? कोई आया उनसे मिलने, ये भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आशीष, इस वक्त मैं बिल्कुल आशीष, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित जो मीसा भारती का आवास है दिल्ली में, मैं उसी के ठीक बाहर मौजूद हूँ। और जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है कि कल देर रात रोहिणी जो है वो सीधे पटना से इसी आवास पर पहुंची हुई है। हालांकि हमने रोहिणी से संवाद करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से जो है वो कोई जवाब जो है वो अभी तक नहीं मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य का ये जिस तरीके से भावनात्मक एक पोस्ट जो कि एक्स पर किया गया, और कहीं ना कहीं एक वो खीज जो है वो खींच भी बता रही है रोहिणी की कि उन्होंने अपने माता पिता से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन जब लालू यादव और राबड़ी की तरफ से तेजस्वी यादव पर जो कोई दबाव जब नहीं बनाया गया, क्योंकि जिस तरीके की राजनीतिक असफलता तेजस्वी यादव की रही कि 25 सीटों पर आरजेडी जो है वो सिमट गई, जो कि पिछले चुनाव में सबसे बड़ी एक पार्टी थी 75 सीटों के बाद। तो कहीं ना कहीं जिस जंत का जिक्र तेज प्रताप यादव भी कई महीनों से कर रहे हैं, संजय यादव की बात आ रही है। संजय यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तक बना दिया था, शपथ ग्रहण की बात जो है वो करते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो खींच है रोहिणी आचार्य की, वो साफ तौर पर, बिलाल, कल जब ये अगर निधि मेरे साथ जुड़ी हुई हैं तो मैं निधि के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगा। निधि, आप वहां पर हैं, आप इस विवाद को डे 1 से फॉलो कर रही हैं। मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, देखिए जो बात बिलाल जिक्र कर रहे थे कि ये एक उनके मन का दुख भी जताता है कि कल जब ये सारा विवाद हुआ घर में, तो पता नहीं लालू यादव जी या राबड़ी जी ने उतनी सक्रिय भूमिका निभाई कि नहीं निभाई, ये तो वही बता सकती हैं। मुझे आप ये बताएं, मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, घर के अंदर तो घर के सदस्य ही मौजूद थे ना, आपको क्या लगता है कि इस तरह की हरकत करना, चप्पल उठा के मारने की कोशिश करना, गाली गलौज करना, घर छोड़ने पर वो मजबूर हो गई, अभी तक परिवार की तरफ से क्या आपने कोशिश की कि तेजस्वी यादव से आपकी बात हो सके, लालू जी के तरफ से कोई आपकी बात हो सके? क्या किसी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक दी है या नहीं दी है? आशीष, इसका जवाब दूं, एक वाक्य मैं छोटा सा यहाँ बताना चाहूँगी। आपको याद होगा जब आखिरी हमने राबड़ी देवी और रोहिणी का इंटरव्यू किया था एक ही दिन चुनाव के दौरान, उस दौरान मेरी पहले राबड़ी जी से मुलाकात जब होती है तो वो शुरू में हिचकिचाती हैं बातचीत करने से। फिर मैंने रोहिणी से बात की तो राबड़ी मुझसे कहती हैं कि अगर देख लेना, अगर कुछ होगा तो सुधार लेना। तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर जो एक रोष था आशीष, मैं उसका यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। रोहिणी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा तालमेल बिठाती हुई नज़र नहीं आ रही थी। वो बच बचाकर बहुत हद तक वो बयान देने के लिए वो आई तो सामने, लेकिन चेहरे पर देखकर ये अंदाज़ा लग रहा था, चेहरे का भाव उनका पढ़ा जा रहा था कि किस तरीके से परिवार के अंदर जो चल रहा है उससे बहुत खुश नजर नहीं आ रही है। अब अच्छा, कल जो कुछ घर में हुआ निधि, हाँ बस मुझे एक चीज़ आपको मैं बस एडअप करना चाहता हूँ कि
कल जो कुछ हुआ, जो जानकारी मुझे मिल पाई निधि, उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा था कि जो हार हुई है करारी, उसमें आपका डिफेक्टिव इलेक्टोरल कैंपेन मैनेजमेंट को वजह नहीं, वो सारा ब्लेम शिफ्ट किया जा रहा था रोहिणी पे। आज भी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग देखिए तो ऐसा ही लगता है। क्या आपको लगता है कि ये एक वजह थी? देखिए ये रोहिणी के एक्स पोस्ट से यह स्पष्ट हो पा रहा है, और रोहिणी की तरफ से जो बातचीत हो रही है उसमें ये है, रोहिणी के जो करीबी हैं वो यही कह रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के करीबी जो हैं, तेजस्वी यादव के आसपास जो लोग हैं वो इसको चले निधि, मैं फिर आऊंगा आपसे इस बारे में बात करने के लिए। बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर आगे बढ़ता हूं इसी खबर को लेकर। लालू परिवार में इस झगड़े पर अब सियासी पारा 7वें आसमान पर है। बीजेपी और जेडीयू ने जहां लालू परिवार की घेराबंदी कर दी है, सवाल दाग दिए हैं, वहीं कई दल लालू परिवार में तकरार को पारिवारिक मामला बता रहे हैं। पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी, दोनों ने परिवार छोड़ने के लिए तेजस्वी के करीबी पर हमला बोला है। ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना ये हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। आपने देखा अलग अलग राजनीतिक बयान, आगे बढ़ते हैं। पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी, दोनों ने परिवार छोड़ने के लिए तेजस्वी के करीबी पर हमला बोला है। ये गौर करने वाली बात है। पहले तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव का नाम आता था, लेकिन अब रोहिणी ने संजय के साथ साथ तेजस्वी के एक और करीबी रमीज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि संजय यादव तेजस्वी के करीबी हैं और आरजेडी के सांसद भी हैं। वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिलहाल वो तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार हैं और उनकी गिनती तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद और करीबियों में होती है। वहीं लालू परिवार में कलह पर पहली बार रमीज नेमत का नाम सामने आया है, जो तेजस्वी के डेप्यूटी मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहते उनके दफ्तर में काम करते थे। आपको बता दें, बैकडोर का काम संभालते थे। यह भी बता दूं आपको कि चुनाव के दौरान वॉर रूम संभाल रहे थे और तेजस्वी को पसंद आ गए। रमीज नेमत उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। गौर करिए, उनकी पत्नी भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। रमीज जेल में बंद समाजवादी पार्टी से 2 बार के सांसद रहे रिजवान जहीर के उनके दामाद हैं। फिलहाल वो आरजेडी का सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन देखते हैं। आपको याद होगा कि जो नाम लिया है रोहिणी ने अपने एक्स पर पोस्ट करके, वो नाम है संजय यादव और रमीज। हमने आपको बताया कि रमीज क्या भूमिका निभाते रहे हैं। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तेजस्वी यादव, तब भी उनके साथ काम कर रहे थे। लालू परिवार में कलह पर लगातार बयानबाजी हो रही है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट किया है एक्स पर। अभी एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा है, कल मुझे कहा गया कि मैं गंदी हूं। रोहिणी आचार्य का पोस्ट, और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। सोचे कितना बड़ा पोस्ट है ये, कितने बड़े और गंभीर आरोप। करोड़ों रुपए लिए मैंने, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। रोहिणी आचार्य का बड़ा एक्स पर पोस्ट। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपनी किसी
हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दें। सभी बहन बेटियां, ये सामने देखें वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने लिखा है। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो यह बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति, ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें। किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। दुख में किया गया। ये रोहिणी आचार्य का आज दूसरा एक्सपर्ट पोस्ट है जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं, और इसका अर्थ मैं निकालूं तो यही समझ में आता है। हालांकि क्लैरिटी परिवार के सदस्य और रोहिणी देंगे। शायद ये बातें उन्हें तेजस्वी यादव ने ही कही होंगी, तभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब कहीं ये किडनी लगवाई। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई, उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दें। खुल करके रोहिणी आचार्य ने एक्सपर्ट पोस्ट किया है और वो कहती हैं अपने भाई को ही कह दें, अगर आपके परिवार में ऐसा होता है तो अपने पिता को वो अपनी किडनी लगवा दें। खुल करके सामने किस तरह से परिवार का विवाद आया है। रोहिणी आचार्य का एक और पोस्ट अभी अभी। और अब इस वक्त हम आपको दिल्ली धमाकों से जुड़ी एक और बड़ी खबर देते हैं। 29 अक्टूबर 2025 I-20 कार लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी डॉक्टर उमर शाहीन और मुजम्मिल पर बड़ा खुलासा। अल फलाह यूनिवर्सिटी से तीनों एक साथ वापस आते थे तो तीनों को ड्यूटी पर रख लिया जाता था, एक साथ छुट्टी पर जाते थे। बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आतंकी डॉक्टर उमर शाहीन और मुजम्मिल पर बड़ा खुलासा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से तीनों एक साथ छुट्टी पर जाया करते थे। सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है, वापस आते थे तो तीनों को एक साथ वापस रख लिया जाता था, यानी तीनों मिलकर इस साजिश को अंजाम देने के लिए एक साथ निकला करते थे, एक साथ ये साजिश रची जा रही थी। बड़ा खुलासा सूत्रों ने किया है किस तरह ये तीनों एक साथ छुट्टी पर जाया करते थे, वापस आने पर इन्हें तुरंत ड्यूटी पर रख लिया जाता था। आतंकियों के साथ किस तरह से सांठगांठ चल रहा था अल फलाह यूनिवर्सिटी में, और इसी वजह से अल फलाह यूनिवर्सिटी की भी जांच तफसील से की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग खबर, आतंकी डॉक्टर उमर शाहीन और मुजम्मिल पर बड़ा खुलासा। अल फलाह यूनिवर्सिटी से तीनों एक साथ छुट्टी पर जाया करते थे, वापस आने पर तीनों को ड्यूटी पर रख लिया जाता था। बड़ी खबर है जो अपने आप में बताती है कि किस कदर ये तीनों आतंकी मिलकर इस धमाके की साजिश रच रहे थे जो दिल्ली के लाल किला के सामने हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इन तीनों को वापस आने पर, छुट्टी से जब ये लौटते थे तो इन्हें ड्यूटी पर रख लिया जाता था। यानी किस तरह का कनाइवेंस था, इसकी पूरी पड़ताल और जांच की जा रही है। बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा था, 29 अक्टूबर 2025 शाम 6:36 पर कॉमन पार्किंग एरिया में कार खड़ी की गई। 29 अक्टूबर 2025 शाम 8:18 पर कार हॉस्टल एरिया में खड़ी की गई। 30 अक्टूबर 2025 सुबह 7:31 पर कार कॉमन पार्किंग एरिया में खड़ी की। 30 अक्टूबर 2025 दोपहर 2:38 पर मैकेनिक और कंपाउंडर को पार्किंग में बुलाया गया। 30 अक्टूबर 2025 दोपहर 2:41 I-20 कार यूनिवर्सिटी से बाहर लेकर आया। 9 नवंबर 2025 रात 11:43 पर कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर टोल पर देखी गई। 10 नवंबर 2025 रात 12:46 पर कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर टोल से निकली। रात 3:07 पर कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे केएमपी के पास पार्क की गई। सुबह 6:42 पर I-20 कार केएमपी के पास पार्क थी। सुबह 8:03 पर I-20 कार बदरपुर में घुसती है। सुबह 8:31 पर कार आश्रम चौक से रिंग रोड पर आती है। सुबह 8:35 पर
कार डीएनडी फ्लाईवे से नोएडा की तरफ मुड़ जाती है। सुबह 8:37 पर डीएनडी से मयूर विहार की तरफ टर्न लेती है। सुबह 8:39 पर कार मयूर विहार में दाखिल होती है। सुबह 8:47 पर चिल्ला गांव है, वहां मयूर विहार में सीएनजी पंप के पास देखा जाता है इस कार को। सुबह 8:56 पर फिर मयूर विहार में कार नजर आती है। सुबह 8:58 यानी 2 मिनट के बाद डीएनडी से आश्रम चौक की ओर वापस गाड़ी जाते हुए दिखती है। सुबह 9:17 पर निजामुद्दीन थाने के सामने कार देखी जाती है। सुबह 9:22 पर इंडिया गेट के पास कार को देखा जाता है। सुबह 9:25 पर इंडिया गेट के पास शाहजहां रोड है, वहां पर कार दिखती है। सुबह 9:26 पर इंडिया गेट के पास टर्न लेकर अकबर रोड की तरफ कार घुस जाती है। सुबह 9:30 कार लेकर रेल भवन के पास पहुंचा जाता है, बगल में संसद भवन है। सुबह 9:31 पर I-20 कार लेकर कर्तव्य पथ पर पहुंचा। कर्तव्य पथ पर बड़ी बात, सुबह 9:33 पर तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के पास कार देखी जाती है। सुबह 9:33 पर लोधी रोड के पास कार को देखा गया। सुबह 9:48 पर सफदरजंग अस्पताल के सामने दिखाई दी ये कार एक बार फिर से। दोपहर 2:04 पर कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में कार को देखा जाता है। दोपहर 2:10 पर कनॉट प्लेस से बाराखंबा रोड की तरफ कार आगे बढ़ती है। दोपहर 2:17 पर रामलीला मैदान की तरफ कार को जाते हुए देखा जाता है। दोपहर 2:34 पर तुर्कमान गेट मस्जिद जाता है। दोपहर 3:15 दिल्ली गेट के रेड लाइट पर कार खड़ी देखी गई। दोपहर 3:19 पर लाल किला पार्किंग में जाता है। शाम 6:23 पर लाल पार्किंग से कार लेकर बाहर आया। शाम 6:50 पर धमाके वाली जगह पहुंच जाता है। सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि धमाके से पहले कैसे कार को लेकर पूरे लुटियंस दिल्ली को आतंकी नाप रहा था और एजेंसियों को कुछ नहीं पता चला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।